नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे एसएससी जीडी और एसएससी की जीडी की परीक्षा में आपसे बार-बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कौन-कौन से टॉपिक से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आज हम उन सभी टॉपिकों को हमने कवर किया है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो एसएससी जीडी में आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो महत्वपूर्ण प्रश्न एसएससी जीडी। तो पंचवर्षीय योजनाएं, तो पंचवर्षीय योजना कौन-कौन सी थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? 1951 से 1956 ईस्वी तक। और किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। कृषि विकास से संबंधित थी। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें भाखड़ा नांगल परियोजना और हीराकुंड और दामोदर नदी घाटी परियोजना से संबंधित थी। तो भाखड़ा नांगल, हीराकुंड और दामोदर घाटी नदी घाटी परियोजना से संबंधित थी और डॉमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली थी। महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। राउरकेला उड़ीसा के अंदर, भिलाई छत्तीसगढ़ के अंदर, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल के अंदर ये इस्पात उद्योग थे। तो राउरकेला उड़ीसा, राउर, भिलाई, लाई तो छत्तीस, दुर्गा होती है पश्चिम बंगाल में, दुर्गा की पूजा होती है। तो दुर्गापुर भिलाई इस्पात उद्योग कहाँ? पश्चिम बंगाल के अंदर, भिलाई छत्तीसगढ़ के अंदर, राउरकेला उड़ीसा के अंदर। जो राउरकेला थी वो जर्मनी के सहयोग से लगाई गई थी, भिलाई सोवियत संघ के सहयोग से और दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना हो चुकी है। अगले देखा छठी पंचवर्षीय योजना। तो 1980 से 1985 तक चली थी छठी पंचवर्षीय योजना। आगत और निर्गत से संबंधित थी। इसका जो मेन उद्देश्य था निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम, गरीबी को दूर करना इसका उद्देश्य था। तो पंचवर्षीय योजना है। आगे देखेंगे भारत में कर्क रेखा। तो भारत में कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो भारत में जो कर्क रेखा है वो मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल और राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर भारत में कर्क रेखा गुजरती है और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो याद करने का फार्मूला क्या है? मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। मी से हो जाएगी मिजोरम, त्र से हो जाएगी त्रिपुरा, पर से हो जाएगी पश्चिम बंगाल, गा से हो जाएगी गुजरात, माँ से हो जाएगी मध्य प्रदेश, छा से हो जाएगी छत्तीसगढ़, झा से हो जाएगी झारखंड और रा से हो जाएगी राजस्थान। तो मित्र पर गमछा झार, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला देशांतर रेखा है। जब कर्क रेखा गुजरती है तो देशांतर रेखा भी गुजरती होगी। तो देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से हैं? तो वो याद करने का फार्मूला है यू मोका। तो यू से क्या हो गया? उत्तर प्रदेश, एम से हो गया मध्य प्रदेश, ओ से हो गया उड़ीसा और सी से हो गया छत्तीसगढ़, ए से हो गया आंध्र प्रदेश। तो यू मोका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य से 5 राज्यों से होकर देशांतर रेखा गुजरती है और कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। याद करने का फार्मूला मित्र पर गमछा झार कर्क रेखा, यू मोका देशांतर रेखा। अगला देखते हैं भारत का विस्तार। तो भारत का विस्तार कहां कहां तक है? भारत के अगर विस्तार की हम बात करें तो भारत का विस्तार उत्तर में जो उत्तरी बिंदु है वो इंदिरा कॉल है, वो लद्दाख में है। अगर इसकी बात करें भारत की तो विश्व जो हमारा ग्लोब होता है, ग्लोब पर भारत कहां से शुरू होता है? तो भारत की शुरुआत होती है वो 8 डिग्री से 4 मिनट, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट से शुरुआत होती है। सबसे निम्नतम बिंदु है वो कौन सा है? सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। इसे कहते हैं पिन मेलिन पॉइंट। ये अंडमान निकोबार में स्थित है। तो इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम बिंदु है। उत्तरतम बिंदु पूछ ले तो वो इंदिरा कॉल है, वो लद्दाख में है। अगर इसकी बात करें तो 37 डिग्री से 6 मिनट तक है, 37 डिग्री से 6 मिनट तक। अगर पूर्व की बात करें तो किबुथु एक स्थान है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, किबुथु। अगर इसका बात करें तो 97 डिग्री 25 मिनट तक होता है विस्तार इसका। अगर बात करें किसकी पूर्व से पश्चिम में तो पश्चिम में गुजरात में एक स्थान है गौरमाता और गौरमाता में 68 डिग्री से 7 मिनट तक इसका विस्तार है। तो उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, पूर्वी बिंदु किबुथु और पश्चिमी बिंदु गौरमाता। आगे चलते हैं त्योहार की अगर हम बात करें तो पोंगल त्योहार। तो पोंगल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु के अंदर 14 से 15 जनवरी के बीच। तो 14-15 जनवरी मनाया जाता है पोंगल त्योहार तमिलनाडु के अंदर। जिंजर मेला लगता है हिमाचल प्रदेश के अंदर, असम की आई बऊ तो बिहू त्योहार असम के अंदर। ओणम
ओणम ओणम केरल के अंदर और सरहुल झारखंड के अंदर। तो सरहुल त्योहार झारखंड के अंदर, ओणम केरल के अंदर, असम की बहू तो असम के अंदर बिहू, जिंजर मेला हिमाचल प्रदेश के अंदर और पोंगल त्योहार तमिलनाडु के अंदर, जल्लीकट्टू तमिलनाडु के अंदर और लोसांग त्योहार सिक्किम के अंदर, लोसांग सिक्किम के अंदर और लोसार लद्दाख के अंदर। तो लोसांग त्योहार सिक्किम के अंदर मनाया जाता है। अगला बात करें यूक्रेन। तो यूक्रेन की हम बात करें, यूक्रेन के राष्ट्रपति और यूक्रेन में जो ऑपरेशन चलाया गया था गंगा ऑपरेशन, तो गंगा ऑपरेशन किससे संबंधित है? तो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो वोलोडिमिर जेलेंस्की हैं और 6वें नंबर के हैं। ऑपरेशन गंगा चलाया गया था यूक्रेन में फंसे भारतीय लोगों को निकालना ऑपरेशन गंगा से संबंधित है। भारतीय वायुसेना को 1 मार्च 2022 में इसमें ऑपरेशन गंगा में शामिल किया गया था। अगला जो प्रश्न हम देखेंगे वो गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध कौन थे? तो गौतम बुद्ध की बात करें तो गौतम बुद्ध ने प्रथम अपना उपदेश दिया था वो सारनाथ के अंदर दिया था। सारनाथ को ऋषिपत्तनम भी कहते हैं। गौतम बुद्ध की जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी वो राजगृह में हुई थी। उस समय शासक था वो अजातशत्रु शासक था। बौद्ध धर्म की दूसरी बौद्ध संगति वैशाली के अंदर हुई थी। उस समय शासक कालाशोक शासक था। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र के अंदर अशोक का शासन था। चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन में हुई थी और कनिष्क उस समय शासक था। तो प्रथम बौद्ध संगति राजगृह, दूसरी वैशाली, तृतीय पाटलिपुत्र और चौथी कुंडलवन में हुई थी। अगला देखें अभ्यारण्य, मोस्ट इंपोर्टेंट अभ्यारण्य। तो पेरियार करेले खाएं। तो पेरियार राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ? केरल के अंदर, दचिगिराम कश्मीर के अंदर, हुंगुल जाति के हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। वाल्मीकि और कैमूर, वाल्मीकि से बिहार। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और कैमूर राष्ट्रीय उद्यान बिहार के अंदर स्थित है। कान्हा को बांध दिया मध्य में पेच कस के, किसने? उनकी मम्मी ने। तो कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश के अंदर है। और बेतला पलामू और हजारीबाग ये झारखंड के अंदर है। तो बेतला पलामू हजारीबाग अभ्यारण्य किसके अंदर है? झारखंड के अंदर स्थित है। और केबिल लामजाओ विश्व का एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान वो मणिपुर के अंदर स्थित है। अगला देखेंगे पंचायतन शैली। तो पंचायतन शैली में कौन कौन से मंदिर है? तो कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है जो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। चंदेल विद्याधर ने इसको बनवाया था। किसने? चंदेल विद्याधर ने इसको बनवाया था। कंदरिया महादेव मंदिर पंचायतन शैली में शामिल है। अगला है लिंगराज मंदिर, ये भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर स्थित है। राजा ययाति केसरी ने इसे बनवाया था। ये दोनों के दोनों मंदिर पंचायतन शैली में शामिल हैं। अगला है, ये शामिल नहीं है पंचायतन शैली में, कैलाश मंदिर। तो कैलाश मंदिर कहाँ है? महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित है कैलाश मंदिर। और इसे कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट वंश का शासक था। अगला देखेंगे अकबर का जो शासन था, राज्याभिषेक कब हुआ था? 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर का राज्य अभिषेक हुआ था। अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया था 1582 ईस्वी के अंदर। इस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर के शासन काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। दास प्रथा का अंत कराया था 1562 ईस्वी के अंदर। दास प्रथा कब अंत हुई थी? 1562 ईस्वी के अंदर। जजिया कर समाप्त किया था 1564 ईस्वी के अंदर। जजिया कर लोगों पर जो कर लगता था 1564 ईस्वी में अकबर ने इसे समाप्त कर दिया था और दास प्रथा का भी अंत कर दिया था। अगला देखा नोटों पर चित्र। तो 10 के नोट पर किसका चित्र बना हुआ है? तो 10 के नोट पर सूर्य मंदिर है जो कोणार्क में स्थित है। तो 10 के नोट पर कौन सा चित्र है? सूर्य मंदिर। 20 के नोट पर एलोराकी गुफाएं। तो 20 पर कौन सी है? एलोराकी गुफाएं। 10 पर सूर्य मंदिर। 50 पर हम्पी के पत्थर रथ मंदिर। तो हम्पी का पत्थर से जो रथ मंदिर है, हम्पी का मंदिर किस पर है? 50 के नोट पर हम्पी का मंदिर है। और 100 पर रानी की बाव है। 100 के नोट पर किसका? रानी की बाव है। 200 के नोट पर सांची का स्तूप है। 200 सच बोलोगे मेरे दोनों, तो दोनों लोग क्या बोला? सच बोला, तो दोनों से हो गए 200 सांची का स्तूप है। और रानी 100 रुपए लेती है, रानी 100 रुपए, तो रानी की बाव 100 के नोट पर है। और हम्पी का रथ मंदिर 50 के नोट पर है। एलोरा की गुफाएं 20 के नोट पर है। और 10 के नोट पर सूर्य मंदिर स्थित है। और 500 के नोट पर लाल किला है। 500 के नोट पर लाल किला का चित्र है। और 2000 के नोट पर मंगलयान का चित्र है। अगला देखेंगे पहली जनगणना।
स्वतंत्र भारत में 1951 में प्रथम जनगणना हुई थी। प्रथम जनगणना हुई थी 1951 से 2011 तक, ये 7वीं जनगणना है। तो 1951 से 2001 तक 7वीं जनगणना है। प्रत्येक 10 वर्ष बाद ये जनगणना होती है। तो पहली जनगणना 1872 में हुई थी। पहली स्वतंत्र भारत से पहले 1872 में हुई थी। उस समय जो शासक था वो लॉर्ड मेयो था। लॉर्ड मेयो था। कार्यकाल की अगर बात करें लॉर्ड मेयो का था। 1872 से 2011 तक 15वीं जनगणना है। 1872 से 2011 तक 15वीं है और 1951 से 2011 तक 7वीं है। स्वतंत्र भारत के बाद 7वीं और स्वतंत्र भारत से पहले 15वीं जनगणना। अगला जो प्रश्न देखेंगे वो आपातकाल अनुच्छेद। आपातकाल अनुच्छेद, तो आपातकाल अनुच्छेद की बात करें तो आपातकाल अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 352 में अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति द्वारा आपात की घोषणा की जाती है। आपात की घोषणा अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति द्वारा। आर्टिकल 75, आर्टिकल 75 क्या कहता है? तो आर्टिकल 75 अनुच्छेद 75 राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। तो अनुच्छेद 75 कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। अनुच्छेद 64 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। अनुच्छेद 267 क्या कहता है? संसद विधि द्वारा आकस्मिक निधि स्थापित कर सकती है। यानी कि संसद है एक विधि द्वारा आकस्मिक निधि स्थापित कर सकती है 267 के अंदर। 129 आर्टिकल क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अगला देखेंगे शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी की अगर हम बात करें हिंदी में तो अहिल्या ऐसे लिखा जाता है, इस पर मात्रा नहीं लगाएंगे, अहिल्या। इंतजार, इंतजार ऐसे लिखा जाता है। कवयित्री, यहाँ पर मात्रा लगेगी ना कि बी पे बा पे लगेगी। कवयित्री। और उच्च शिष्ट ऐसे लिखा जाता है। संश्लिष्ट ऐसे लिखा जाता है। अंतरराष्ट्रीय ये सही लिखा जाता है। और अनुदित ऐसे लिखा जाता है। इन्हीं में से आपके पेपर में पूछ लिया जाएगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द, आकाश में तारे का टूटना। आकाश में तारे का टूटना उपप्लव कहलाता है। जिसका उपचार ना हो सके उसे असाध्य कहते हैं। जिसका उपचार ना हो कोई दुनिया में उसे कहते हैं असाध्य। सागर में लगने वाली आग वड़वाग्नि और पेट में लगने वाली आग जठराग्नि। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक और राजा अनंत पद्मनाभन के बीच हुआ था। तो अशोक और राजा अनंत पद्मनाभन के मध्य हुआ था कलिंग का युद्ध। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, माल एवं सेवा कर। इंग्लिश में कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हिंदी में कहते हैं माल एवं सेवा कर। माल एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 को प्रधानमंत्री द्वारा ये लागू हुई थी और ये अप्रत्यक्ष कर है। ये क्या है? डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। और 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। अगला देखेंगे भारत रत्न। 1971 में इंदिरा गांधी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1971 में। 1980 में मदर टेरेसा को, तो प्रथम भारतीय इंदिरा गांधी के बाद मदर टेरेसा हैं, जिन्हें 1980 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1997 में अरुणा आसम है तीसरे नंबर की महिला। अगर पुरुषों में बात करें तो 1954 में राधा कृष्ण को मिला था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में ये द्वितीय राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, तो इनके लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। संगम वंश, संगम वंश क्या है? तो संगम वंश, संगम हरिहर बुक्का नाम के 2 भाई थे। इनके पिता का नाम संगम था। इन्होंने एक वंश का नाम दिया जिसके वंश का नाम रखा गया संगम वंश। और हरिहर बुक्का नाम के 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। विजय का मतलब होता है जीत, नगर का मतलब होता है शहर, जीत का शहर। विजयनगर की जो मुद्रा है वो पैगोड़ा है। और बेहमनी वंश का जो शासक था वो हसन गंगू था। और बेहमनी राज्य की जो मुद्रा है वो हूण है। बेहमनी राज्य की मुद्रा क्या है? हूण है। अगला जो प्रश्न देखेंगे हम वो वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम की बात करें तो तुलसी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है होली बेसिल, या इसी को कहते हैं ओसिमम सैक्टम। मूली का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है रेफिनस सैटाइवस। हल्दी का होता है करकुमा लौंगा। दूधिया घास का जो वैज्ञानिक नाम है वो है यूफोबिया हिरट।
यूफोबिया हेट। कांग्रेस अधिवेशन, तो कांग्रेस अधिवेशन की अगर बात करें तो पहला कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था 1885 ईस्वी में हुआ था मुंबई के अंदर। अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। उस समय कितने लोगों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने उसमें भाग लिया था। अगला 22वां कांग्रेस अधिवेशन 1906 में हुआ था कलकत्ता के अंदर। अध्यक्ष थे दादा भाई नेहरूजी। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में। अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी जी। 22वां कांग्रेस अधिवेशन है। तीसरे की बात करें तो तीसरा कांग्रेस अधिवेशन 1887 में हुआ था, मद्रास के अंदर हुआ था। उस समय अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, और बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम अध्यक्ष थे। पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो 1887 ईस्वी में तीसरा कांग्रेस अधिवेशन हुआ था मद्रास के अंदर। फीफा वर्ल्ड कप 2022, तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 अर्जेंटीना और किसके मध्य हुआ था? फ्रांस के मध्य हुआ था, जिसमें अर्जेंटीना जीता था, अर्जेंटीना जीती थी। कप्तान अर्जेंटीना का था लियोनेल मेसी। उनके लिए गोल्डन बॉल अवार्ड दिया गया था। तो गोल्डन बॉल अवार्ड किसे मिला था? लियोनेल मेसी के लिए, जो अर्जेंटीना का कप्तान था। गोल्डन बूट अवार्ड किसे मिला था? तो गोल्डन बूट अवार्ड किलियन एम्बाप्पे को मिला था। तो किलियन एम्बाप्पे को मिला था, जो फ्रांस का था। तो फ्रांस की टीम से किसको मिला था गोल्डन बूट अवार्ड? किलियन एम्बाप्पे को। और अर्जेंटीना की टीम से किसको मिला था? लियोनेल मेसी को। तो उसको मिला था गोल्डन बॉल अवार्ड और उसको मिला था गोल्डन बूट अवार्ड। बॉटनिकल रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो बॉटनिकल रिसर्च सेंटर लखनऊ के अंदर है। लखनऊ जहां बॉटनिकल रिसर्च सेंटर है वहां पर सिकंदराबाद स्थान है, सिकंदराबाद स्थान वहीं पर है बॉटनिकल रिसर्च सेंटर में। तो लखनऊ के अंदर स्थित है। संतोष ट्रॉफी क्या होती है? तो संतोष ट्रॉफी अब तक 75 फुटबॉल से संबंधित है। केरल और पश्चिम बंगाल के मध्य हुआ था। केरल और पश्चिम बंगाल के मध्य ये फुटबॉल का जो मैच हुआ, फुटबॉल हुई थी, तो उसमें केरल जीता था और पश्चिम बंगाल हारा था। डेविस कप क्या है? तो डेविस कप टेनिस से संबंधित है, पुरुष टेनिस से संबंधित है। थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है, भारत और इंडोनेशिया के मध्य हुआ था। थाईलैंड में कहां पर हुआ था? ये थाईलैंड के अंदर स्थित हुआ था। विजेता इसमें भारत रहा था। अगला बात करें उबेर कप किससे संबंधित है? तो महिला टेनिस बैडमिंटन से संबंधित है। साउथ कोरिया और चीन के मध्य हुआ था। इसमें चीन हारा था और साउथ कोरिया विजेता रहा था। तो उबेर कप। अगला हम देखेंगे विलोम शब्द, महत्वपूर्ण विलोम शब्द। तो महत्वपूर्ण विलोम शब्द कौन कौन सी है? स्थावर का जो विलोम शब्द होता है वो जंगम होता है। प्रसारण का जो विलोम शब्द होता है वो आकुंचन होता है। पाश्चात्य का जो विलोम शब्द होता है वो पौर्वत्य होता है। उत्तम का जो विलोम शब्द होता है वो अधम होता है। शाश्वत और चिरंतर हमेशा रहने वाला, नश्वर हमेशा ना रहने वाला। तो शाश्वत और चिरंतर का जो विलोम शब्द है वो नश्वर होता है, और ऋजु का जो विलोम शब्द होता है वो वक्र होता है। आलस्य का जो विलोम शब्द होता है वो उधम होता है, और उद्धत का जो विलोम शब्द होता है वो विनीत होता है। अब देखो पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्दों में वन का जो पर्यायवाची शब्द है वो अरण्य है। अरण्य, कानन, कांतार, विपिन ये वन के पर्यायवाची शब्द हैं। सरस्वती के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो शारदा, महाश्वेता और इला सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। गंगा के हैं जानवी, त्रिपथगा और सुरसरी। तो जानवी, त्रिपथगा, सुरसरी गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। शारदा, महाश्वेता, इला सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। अरण्य, कानन, कांतार, विपिन ये वन के पर्यायवाची शब्द हैं। नदियां, सोन नदी कहां से निकलती है? सोन नदी अमरकंटक पहाड़ से निकलती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। विश्व की सबसे प्रदूषित नदी दामोदर नदी है, और तिलैया बांध दामोदर नदी पर स्थित है, और इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, और बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। गोदावरी नदी तिरुबंकेश्वरम पहाड़ से निकलती है। और पेन्ना नदी चेन्ना केशव पहाड़ी से निकलती है। पेन्ना नदी चेन्ना केशव, पेन्नार और चेन्ना, गोदावरी तिरुबंकम, त्रिलोकी की गोद में बैठ जाओ। दामोदर छोटे थे, छोटे तो दामोदर छोटा नागपुर पठार झारखंड के अंदर से निकलती है। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ से निकलती है। अगला देखा पानीपत का युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। बाबर और लोधी के मध्य हुआ था। लोधी हारा था, इसमें बाबर जीता था। पानीपत का प्रथम युद्ध
21 अप्रैल 1526 में। द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो बैरम खां और अकबर। तो बैरम खां जो लड़ा था वो अकबर की सेना से संबंधित था। बसर से हेमू था, वो शेरशाह सूरी की सेना से संबंधित था। तो बैरम खां और हेमू के मध्य हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। इसमें मराठा बसर से अहमद शाह के मध्य हुआ था। विटामिन विटामिन ए का नाम है, वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल, और विटामिन बी का जो नाम है वैज्ञानिक वो थायमिन, और सी का एस्कॉर्बिक, डी का कैल्सिफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल और के का फ्लुक्यूनॉन। रथ एक टाफी। तो रा से हो गई रेटिनॉल, था से थायमिन, ए से एस्कॉर्बिक अम्ल, का से कैल्सिफेरॉल और टा से टोकोफेरॉल और फी से फ्लुक्यूनॉन। अगर इसकी खोजकर्ता की बात करें तो रथ जब सजाई जाती हैं तो लोग मेकअप लगाते हैं। तो रेटिनॉल और थायमिन दोनों की जो खोजकर्ता है वो मैकुलन है। दोनों की खोजकर्ता कौन है? मैकुलन है। और एस्कॉर्बिक की बात करें तो सी कटा हुआ है, तो हॉल कट इसके क्या हो जाएंगे? खोजकर्ता। डी क्या है? जो फेरल लवली लगाएंगे तो मिलने जाते हैं तो कैल्सीफेरॉल के हो जाएंगे मिलेवी। ई से हो जाएगा एवांस, कड़क धम, तो ये हो जाएगा के से हो जाएगा डेम या डेजी। तो के खोजकर्ता कौन है? डेम या डेजी। इसकी कमी से होने वाले रोग, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, बी की कमी से बेरी रोग होता है, सी की कमी से स्कर्वी मसोड़ों से खून का आना, डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, बड़े बूढ़ों में इसे ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। ई की कमी से नपुंसकता रोग होता है, प्रजनन क्षमता का न पाया जाना। महिलाओं के अंदर इसे बांझपन कहते हैं, पुरुषों के अंदर इसे नपुंसकता कहते हैं। के अंदर रक्त का थक्का जमाने में सहायक है, और के रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। बी कॉम्प्लेक्स B7 इसे बायोटीन कहते हैं, इसकी कमी से अनिद्रा रोग होता है। B12 क्या है? साइनोकोबाल्मिन, कोबाल्ट धातु पाई जाती है इसके अंदर, तंत्र का तंत्र गड़बड़ा जाता है इसकी कमी से। B5 पेंटोथेनिक इसका नाम है। अगर इसकी बात करें किस इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो बाल कमजोर हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।